दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और अच्छी खबर है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब हर किसान का एक यूनिक आईडी नंबर बनाया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार एक किसान को अस्थायी रूप से एक यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। इस यूनिक आईडी नंबर से बिहार के किसान किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को किसी भी प्रकार के बीज लेने में परेशानी नहीं होगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार प्रत्येक सीजन में 2 लाख से अधिक किसानों को घर पर बीज उपलब्ध कराती आ रही है, लेकिन फिर भी कई किसानों को यह शिकायत रहती है कि उन्हें बीज नहीं मिल पाता है। इसी को देखते हुए सरकार किसानों के लिए यूनिक आईडी नंबर बनाएगी। दोस्तों बिहार की राजनीति का क्या कहना। बिहार की राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वह तो डेफिनेटली नहीं होता है। बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बैसाखी पर 4 दल जोड़कर तोड़कर सरकार में बैठे हैं। संख्या बल कितनी है ये भी सबको पता है। जिस दिन हम लोग चाह लेंगे उस दिन सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, और उनके सभी सांसद चले जाएंगे। जिसके घर के दरवाजे और खिड़की शीशे का हो वे दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये सोच रहे हैं कि लोजपा को तोड़ लिए हैं तो बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 6 महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे थे ये सबको मालूम है। तेजस्वी यादव के साथ जनता का बंधन है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। चुनाव में घूमने के दौरान कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या बोल रहे हैं। जब दिन में सपना देखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी के साथ जनता है और उनको बिहार को बनाने की चिंता है। तेजस्वी यादव गाजर मूली नहीं कि कोई भी तोड़ दे। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी का हाल चिराग पासवान के जैसा हो जाएगा, यानी कि चिराग पासवान के एलजेपी जैसे टूटा है वैसे ही आरजेडी टूट जाएगा, और भी तेजस्वी यादव को अलग करके, जिसको लेकर यह सारी बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और आसपास की बढ़ती नदियों में अप्रत्याशित रूप से आए बारिश के पानी के कारण पटना इन दिनों चारों तरफ से पानी से घिर गया है। कई बरसाती नदियों पर बने बांध टूट जाने के कारण गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। गंगा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसके कारण गंगा घाटों से ऊपर आकर पाथवे पर बहने लगी है। पटना के भद्र घाट और कृष्ण घाट पर गंगा का पानी ऊपर बने उस पाथवे पर चढ़ गया है जहां रोज लोग टहलने के लिए जाते हैं। गंगा घाटों पर बने पाथवे पर घुटना भर पानी भर जाने के कारण लोग दहशत में हैं। जब पटना में दीघा घाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पिछले दिनों गंगा का जलस्तर दीघा घाट पर 20 सेंटीमीटर बढ़ा तो गांधी घाट पर लगभग 40 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस बल को बांध और सुरक्षा दीवार को लगाकर मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है। रात में भी गंगा के जलस्तर में लगातार निगरानी रखने की बात कही रही है। बांधों के कटाव को रोकने के लिए बालू का इंतजाम किया गया है। दोस्तों बिहार में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि विभाग में 2 माह के अंदर 4353 पदों पर बहाली होगी। उन्होंने कहा है कि विभाग में कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा, इसके लिए तेजी के साथ प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अक्टूबर माह तक बहाली पूरी करने की बात मंत्री द्वारा की गई है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि 4353 कर्मचारियों की 2 महीने के अंदर अक्टूबर तक बहाली की जाएगी, जिसमें 1767 अमीन और 536 राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी। भूमि से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। 20 जिले में भूमि सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 90 अंचलों में 208 शिविर बनाए गए हैं जहां सर्वेक्षण कर्मी काम में लगे हुए हैं। दोस्तों बिहार में सौर ऊर्जा से अगले साल से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में इसे राज्य में यानी कि बिहार में पहली बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना के तहत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का चयन इसी महीने होने की संभावना है। वे करीब 25 साल तक बिजली उत्पादन कर सकेंगी। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर 13 अगस्त तक फाइनेंशियल बीट पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बिहार में इससे करीब 1250 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
दोस्तों कभी सूखा तो कभी बाढ़, किसान के माथे पर से कभी भी आफत नहीं हटती। इस साल भी हालात काफी खराब है। बिहार में आई बाढ़ ने सबसे अधिक मत्स्य पालन व्यवसाय को बर्बाद किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण करोड़ों मछलियां बह गई है। एक आकलन के मुताबिक 30 लाख किसानों को करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब बिहार सरकार इसका आकलन लगा रही है। बिहार के पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि बाढ़ ने इस साल काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों को होने वाले नुकसान का आकलन के लिए मत्स्य जीवी समितियों के सहयोग से सर्वे भी कराए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन के नियम के आधार पर उनको सहयोग किया जाएगा। जब बिहार में पिछले 2 महीने से बारिश और बाढ़ के कारण सबसे अधिक नुकसान मछली पालक किसान और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को हुआ है। जब बिहार के 16 जिले इस समय बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिहार के तकरीबन 30 लाख से अधिक मछली पालने वाले परिवार प्रभावित हुए हैं। मत्स्य बीज उत्पादक हैचरी और तालाब में पाली गई तकरीबन 2 लाख टन मछलियां पानी में बह गई है। सरकार के आकलन के अनुसार तकरीबन 4,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मत्स्यजीवी संघ के नेता ऋषि देव कश्यप ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा नुकसान हो गया है। इस बार बाढ़ से हजारों तालाब में पल रही मछलियां बह निकली है, जिससे तकरीबन 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों भाई बहन के असीम प्यार के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। बाजार रंग बिरंगी आकर्षक राखियों से सज चुका है। इधर डाक विभाग भी एक जगह से दूसरे जगह पर राखी भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। भाई बहन के स्नेह को समर्पित इस त्योहार का बहनें बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है और हमेशा कोशिश करती है कि किसी भी हालात में भाई की कलाई सूनी नहीं रहे। इसके लिए कभी वे लंबा फासला तय करती है तो कभी अपने प्यार और आशीर्वाद को लिफाफे में बंद करके डाक के द्वारा अपने भाई के पास पहुंचाती है। बहनों ने राखी खरीद करके दूर दराज रह रहे अपने भाइयों को भेजना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में डाक विभाग एक योजना बनाई है। अब डाक विभाग मात्र 15 रुपए में एक जगह से दूसरे जगह पर राखी पहुंचा देगी। इसके लिए डाक विभाग ने EMS यानी कि एक्सप्रेस मेल सर्विस शुरू करने जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने बताया है कि भाई बहन के असीम प्यार के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन में सुविधा देने के EMS यानी कि एक्सप्रेस मेल सर्विस शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया है कि 2 दिनों के अंदर यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इससे बहनों को अपने भाइयों के पास राखी भेजने में परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी माना है कि बिहार के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इस दौरान उन्होंने पटना, गया, जहानाबाद और नालंदा के DM को कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान बिहार के खजानों पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है। इधर नदियों के जोड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये आज बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना की हालात भी खराब हो सकती है, अलर्ट रहने की जरूरत है। दोस्तों बिहार में कुछ दिन से मरम्मत के नाम पर आए दिन बिजली की कटौती से लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है। 33,000 kV की तार टूटने एवं लोकल फॉल्ट की लगातार शिकायत से लोग बिजली विभाग की कार्य पद्धति पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि बीते दिनों विभाग ने 33,000 kV तार एवं पोल की मरम्मत के नाम पर बिजली की कटौती की थी, लेकिन इसके बावजूद भी तार टूटने और लोकल फॉल्ट की समस्या कायम है। लोग कहते हैं कि इससे समझा जा सकता है कि विभाग किस प्रकार का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि आए दिन खासकर किशनगंज जिला में 4 से 5 घंटा तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में कभी तार टूटकर गिरते हैं तो कभी ग्रिड फीडर में खराबी हो जाती है। इस कारण भी अक्सर पावर कट की समस्या आती है। उमस भरी गर्मी में बिजली की कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। बिजली कटौती की समस्या से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल बारिश का मौसम होने के कारण पुराने और जर्जर तार पर बारिश की बूंद गिरने से डिस्क पंक्चर होने लगता है और लाइन जर्क कट जाता है। यह जर्क की वजह से तार टूट जाते हैं। तार बदलने में विभाग को घंटों लग जाता है। यह लोकल फॉल्ट के कारण ज्यादा परेशानी होती है। बारिश में पानी की बूंद इंसुलेटर पर गिरने के कारण यह पंक्चर हो जाता है। वही कई जगह पर पुराने होने के कारण जर्क होने तथा लोड बढ़ने पर तार टूटकर गिर जाता है। इसके बाद बिजली की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है।
दोस्तों, जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार में गर्म है और इस पर लगातार सियासत जारी है। जहां आगामी 7 अगस्त को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी। जहां वही सीएम नीतीश कुमार ने भी नया सियासी दांव चल दिया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कहा गया है कि देश में जातीय जनगणना करवाई जाए। इसके लिए उनसे मिलने सियासी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के सभी दलीय नेताओं के साथ मीटिंग में तेजस्वी यादव ने मांग की है कि बिहार की ओर से केंद्र सरकार पर यह दबाव डाली जाए कि सरकार जातीय जनगणना कराए। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में छात्रों ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। जहां वे घर घर जाकर ईंट मांग रहे हैं। जहां ईंट जो दरभंगा में एम्स निर्माण के काम में लगेगी। जहां एम्स को तैयार करने में काम में तेजी लाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन यानी कि MSU ने यह मुहिम शुरू की है। वे राम मंदिर निर्माण की तर्ज पर घर घर जाकर लोगों से एक एक ईंट मांग रहे हैं। जहां इन ईंटों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद 8 सितंबर को MSU के लोग खुद ही एम्स का शिलान्यास करेंगे। जहां दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दूं कि दरभंगा एम्स 1200 करोड़ रुपए से बन रहा है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2015-16 के बजट में ही दरभंगा में एम्स की घोषणा की थी। कहा गया था कि 4 साल में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। जी हां, बताया गया था कि यह 750 बेड का अस्पताल होगा। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार होगा। जी हां, इस बात को 5 साल बीत गए हैं, लेकिन दरभंगा एम्स पूरा होने की बात तो दूर, यहां एक ईंट तक नहीं रखी गई है, शिलान्यास तक नहीं की गई है। इस एम्स का निर्माण दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में होना है। इसके लिए करीब 200 एकड़ जमीन की स्वीकृति की गई है। लंबे समय तक काम अटकने के बाद इसी हफ्ते बिहार सरकार ने इस 200 एकड़ जमीन पर मिट्टी भराई के काम के लिए पैसा दिया है, करीब 13 करोड़ रुपए। लेकिन मिट्टी भराई का काम भी पूरा नहीं हुआ है। एम्स का निर्माण दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में होना है। ऐसे में स्टूडेंट यूनियन ने अब एक संदेश देने के लिए यह कैंपेन शुरू किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार एम्स का काम शुरू नहीं करा सकती है तो फिर वे लोगों के सहयोग से इस पर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यूनियन के लोग जिस भी घर में ईंट मांगने जा रहे हैं उन्हें बता रहे हैं कि ये ईंट क्यों मांगी जा रही है। ये लोग दरभंगा में एम्स बनाएंगे के नारों के साथ गली गली घूम रहे हैं। एक ईंट से मदद करने वाले मदन कुमार झा का कहना है कि दरभंगा में एम्स बने, इसके लिए वे युवाओं का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पटना से सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। राजद विधायक तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्य को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तेज प्रताप यादव के ऊपर नामांकन पत्र में संपत्ति छुपाने का आरोप लगा है। याचिका में चुनाव आयोग समेत अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हाई कोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने विजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राजकुमार राय को विजय घोषित करने की मांग की है। याचिकाकर्ता विजय ने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही पूर्ण विवरण नहीं देने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, बिहार पुलिस में दारोगा सार्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती होनी है। इसको लेकर दिसंबर महीने में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है तथा परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस में दारोगा के 1998 और सार्जेंट की 215 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को लिया जाएगा। इसको लेकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। आयोग ने सभी जिलों के डीएम को 5 दिसंबर तक तैयारियों को पूरा करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बिहार में दारोगा सार्जेंट के पदों पर भर्ती को लेकर प्रारंभिक और लिखित परीक्षा कोरोना और विधानसभा चुनाव के चलते अब तक नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने आदेश दिया है। आपको बता दूं कि यह परीक्षा 5 दिसंबर को बिहार के अलग अलग केंद्र पर 2 पालियों में ली जाएगी। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि सड़क किनारे लगने वाले हरे पीले काले रंग के पत्थरों का मतलब क्या होता है? जब आप सड़क मार्ग से सफर करते हैं तो फिर आपने सड़क किनारे किलोमीटर बताने वाले पत्थर तो देखे ही होंगे। ये जरूर आप देखे होंगे, जिन्हें मील का पत्थर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये कहावत आपने सुने होंगे कि मील का पत्थर साबित हुआ, तो इसी को मील का पत्थर कहते हैं। ये पत्थर मार्गों में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मार्ग पर चलने वाले यात्री एक शहर से दूसरे शहर के बीच की सही दूरी जान सके। क्या आपने ध्यान दिया है कि ये पत्थर अलग अलग रंगों के होते हैं? इन पत्थरों में सफेद रंग के साथ पीले, हरे, नीले, काले
हरे लाल रंग के पट्टी होते हैं। तो आइए जानते हैं अलग अलग रंगों के इन पत्थरों से क्या संकेत मिलता है। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो फिर आपको सड़क किनारे पर पीले रंग का माइलस्टोन लगा दिखाई देगा। एनएच की देखरेख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। अगर सड़क किनारे लगा माइलस्टोन हरे रंग का हो तो आप स्टेट हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, जो राज्य सरकारों के अधीन आता है। इसके अलावा सफेद या फिर काले रंग के माइलस्टोन भी लगे होते हैं, जो छोटी सड़कें जिला प्रशासन के अधीन होती है। वहीं अगर आपको किसी भी सड़क पर नारंगी रंग का माइलस्टोन दिखे तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाए गए सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर पीले रंग का माइलस्टोन दिखाई देगा। यह विभाग केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संचालित करता है। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और सड़क किनारे एक पत्थर दिखाई दे, उसका रंग पीला और सफेद हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर रोड खराब है तो फिर इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। स्टेट हाईवे पर हरे रंग का माइलस्टोन लगा दिखाई देगा। इन सड़कों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इन्हें स्टेट हाईवे कहा जाता है। इनका नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। अगर आप बिहार के हैं तो फिर इसका नियंत्रण बिहार सरकार के पास होगा। सड़क किनारे यदि आपको हरे और सफेद रंग का पत्थर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वह एक राजमार्ग है। यह सड़क खराब होने की इसकी पूरी जिम्मेदारी उस राज्य की है जिस राज्य में वह सड़क है। नीले रंग का माइलस्टोन डिस्ट्रिक्ट सिटी रोड के तहत आता है। जहां सड़क के किनारे यदि आपको सफेद और काले रंग का पत्थर लगा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वह डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो शहर के किसी भी केंद्र निकाय द्वारा बनाई जाती है। इस सड़क की पूरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट की होती है, यानी कि जिला प्रशासन की होती है। दोस्तों, बीजेपी नेत्री ने कानून मंत्री प्रमोद कुमार के सामने रोते रोते इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। यह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की ही नेत्री है। बिहार सरकार का स्लोगन है कि न्याय के साथ विकास, लेकिन हाल ही में इस स्लोगन पर तब सवाल उठने लगा जब भाजपा की ओर से लगाए गए जनता दरबार में भाजपा के ही प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा फरियादी बनकर पहुंची। विनीता का कहना है कि पुलिस बेलगाम हो गई है, जो किसी की नहीं सुनती है। हमारी बेटी की दहेज के कारण हुई हत्या के मामले में गांधी मैदान थाना पुलिस ने 4 साल में चार्जशीट दाखिल की है। वहीं उनकी इस फरियाद पर जनता दरबार में मौजूद मंत्री प्रमोद कुमार ने न्याय का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से लगाए गए जनता दरबार में पार्टी की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा फरियादी बनकर पहुंची, तो पार्टी के नेता भी दंग रह गए। यहाँ विनीता मिश्रा ने रोते हुए विधि मंत्री प्रमोद कुमार को अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी श्रद्धा मिश्रा ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दहेज प्रताड़ना के चलते 2016 में उसकी जान चली गई। तब से बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। विनीता मिश्रा का कहना है कि मेरी बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया था। उसकी मौत के बाद से हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, लेकिन वहां से कहा गया है कि मामला डीजीपी को भेज दिया गया है। तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की, उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में भले ही हमारी सरकार है, लेकिन पुलिस किसी की नहीं सुनती है। पेगासस मामले, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर पेगासस का आइडिया डाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पेगासस सत्य को दबाने और इस देश की आवाज को कुचलने का एक हथियार है। बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक पार्टनरशिप बनाई है। यह पार्टनरशिप देश के गरीबों के साथ नहीं बल्कि सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की साझेदारी युवा, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों के साथ नहीं है। उनकी पार्टनरशिप 2-3 बिजनेसमैन के साथ है, वो भी बड़े बड़े देश के। जहां उन्होंने कहा है कि हमारे दो की ये सरकार सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए असंगठित क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं। यह जीएसटी, नोटबंदी इसके उदाहरण है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि आज बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन वे बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वे हर साल देश को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अब तक 2 करोड़ तक क्या 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाई है।
दोस्तों एसबीआई ने अपने 44 करोड़ खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जब बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है और उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक बैंकिंग संबंधित कामों को पहले से निपटा लेने की अपील की है। जब बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी करके कहा है कि बैंक की कुछ जरूरी सर्विस आज और कल बंद रहेंगी। दरअसल एसबीआई ने ट्विटर पर कहा है कि सिस्टम मैनेजमेंट के कारण 6 और 7 अगस्त को बैंक की कुछ सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कि आज और कल। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और यूपीआई सर्विस शामिल होगी। एसबीआई ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि ये सेवाएं 6 और 7 अगस्त की रात से 10:45 से देर रात 1:15 तक, यानी कि 150 मिनट के लिए ये सेवाएं बंद रहेंगी। दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम अब तक 350 कहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि हमें 400 सीटें मिल जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में हम 400 सीट लेकर आ रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेगी। बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। साइकिल यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल यात्रा का मकसद बदलाव है। बीजेपी सरकार की नाकामियों से हर वर्ग परेशान है, हर कोई परेशान है। जो वादे किए गए वे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव तक पार्टी लगातार कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था। आज उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाह रहा है कि काले कानून के बाद जिस तरीके से मंडी बंद हो चुकी है, क्या उनकी आय दुगनी हुई है? आज भी किसानों के गन्ने का बकाया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी 16 अगस्त को पूरे बंगाल भर में खेला होबे दिवस मनाने की घोषणा की है। ममता बनर्जी लगातार खेला दिवस को सामने रखकर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने और फिर विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि हाल ही में खेला होबे दिवस से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होबे योजना का भी शुभारंभ किया था और इस दिवस पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य में 25,000 से ज्यादा क्लबों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की थी। साथ ही ममता बनर्जी ने सभी क्लबों को 10-10 फुटबॉल एवं राज्य सरकार की ओर से इस दिवस के उपलक्ष्य में करीब 1 लाख फुटबॉल के वितरण की घोषणा की है। दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के प्ले ऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। जहां भारतीय टीम ने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। इससे पहले टीम को 1980 में स्वर्ण पदक मिला था। हॉकी की इस जीत के बाद भारत के पदकों की संख्या भी बढ़कर हो गई है 4। जी हां, बात करें मैच की तो फिर भारतीय टीम जर्मनी के खिलाफ शुरुआत में 1-3 से पिछड़ चुकी थी, लेकिन इसके बाद उसने जोरदार वापसी की और तीसरे क्वार्टर के खेल में एक के बाद एक 4 किए और फिर मैच को अपने नाम करने में सफल रही। दोस्तों लखनऊ थप्पड़ कांड में मार खाने वाले व्यक्ति से पैसे वसूलने वाले पुलिसकर्मी को सजा मिली है। जहां राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में थाना इंचार्ज समेत उप निरीक्षक चौकी इंचार्ज को सजा मिल गई है। तीनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की जांच अब एडीसीपी सेंट्रल जोन चिरंजीवी नाथ सिन्हा को दी गई है। इस बीच आरोपी लड़की ड्राइवर के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। ट्रैफिक रेड लाइट पर थप्पड़ कांड के बाद कुछ पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। जहां उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना इंचार्ज पर अपने उच्च अधिकारियों को मिसगाइड करने का भी आरोप था, जबकि चौकी इंचार्ज पर कैब ड्राइवर से 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेश दुबे ने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में भोला खेरे की चौकी इंचार्ज महेश यादव ने कैब ड्राइवर से गाड़ी छोड़ने की एवज में रुपए लिए थे। इसकी रिपोर्ट भी कमिश्नर को सौंपी जा चुकी है। वहीं चौकी इंचार्ज ने इंस्पेक्टर को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वे खुद को बचाने के लिए मुझे झूठा फंसा रहे हैं। दोस्तों देश में भाजपा और मोदी विरोधी राजनीतिक दलों ने जहां एक मंच पर एकजुट होने की कवायद शुरू की है, वहीं अब दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्षों से मुलाकात करने की योजना तैयार की है। आरएसएस विपक्ष और गैर भाजपा शासित राज्यों के नेताओं को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि वे किसी भी विरोधी विचारधारा रखने वालों के खिलाफ नहीं है। आरएसएस के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत खुद मुलाकात करेंगे और उन्हें संघ से संबंधित पुस्तकें भी भेंट करेंगे। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संभावना जताई गई है कि आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के खत्म होने यानी कि रक्षाबंधन के बाद इसकी शुरुआत हो सकती है।
दोस्तों प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां प्रशांत किशोर ने चिट्ठी में लिखा है कि वे सार्वजनिक जीवन से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। जहां हाल ही में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की भी अटकलें चल रही है। जहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों देश और विदेश में मीठी और रसीली लीची के लिए प्रसिद्ध बिहार के लीची के बगीचों में अगर आपको मुर्गी और बकरी दिखे तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि अब लीची किसान अपने बगीचे में मुर्गी और बकरी पालन भी करने लगे हैं। इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा बल्कि लीची के पौधों को भी कीड़ों से बचाया जा सकेगा। किसानों को दोहरा लाभ होगा। जब मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा लीची के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लीची के बागीचों में मुर्गी और बकरी पालन की सलाह दी जा रही है। केंद्र का मानना है कि इससे लीची के बाग में छोटे छोटे पौधे और कीड़े मकोड़े से नुकसान को रोकने के लिए कीटनाशक का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा। लीची के बागीचे में तरह तरह के छोटे छोटे पौधे हमेशा निकलते रहते हैं जो पलने वाले बकरी का चारा बन जाएगा। उसी तरीके से लीची के बागीचों में जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं वे सभी मुर्गों का भोजन हो जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद गोपालगंज में एफआईआर दर्ज किया गया है। जहां सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी टिप्पणी की गई है। गोपालगंज के मीरगंज थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार नदुआ गांव में रहने वाले अरविंद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। जदयू नेता विंदा सिंह कुशवाहा ने बताया है कि पोस्ट शेयर करने के बाद लोगों के रिएक्शन आने लगे, जिस कारण स्थानीय लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। जहां आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच मीरगंज थाने के इंस्पेक्टर को जांच की जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों मोदी सरकार ने कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की है। इस जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या फिर अभिभावकों को कोरोना के चलते खो दिया है उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीमा का प्रीमियम पीएम केयर्स द्वारा भराया जाएगा। इन बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक फ्री में इलाज मिलेगा। जहां बच्चों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। वहीं जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। सरकार किशोर न्याय के तहत बच्चों को यह सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस संबंध में पीएम cares4children.in पर इसकी विस्तार से जानकारी ली जा सकती है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों ने कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए कई घोषणाएं और स्कीम लागू किया है। दोस्तों भारत ने पड़ोसी देश चीन को छक्का छुड़ाने का पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही एक नई ऊंचाई भी हासिल की है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने की कामयाबी हासिल की है। बीआरओ की ओर से यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में समुद्री तल से करीब 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। जहां रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वी लद्दाख के उमलिंग पास में बीआरओ की ओर से इस सड़क के निर्माण के बाद भारत ने बोलिविया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भारत के नाम हो गई है। दोस्तों बिहार के 5 और शहरों को गैस पाइपलाइन योजना में शामिल कर लिया गया है। यह दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान में घरेलू गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक जल्द ही योजना के तहत बिडिंग की जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बिहार के 5 शहरों के लिए खास जानकारी दी है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया है कि बिहार के और 5 शहरों दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज और सिवान को गैस पाइपलाइन योजना में शामिल कर लिया गया है। अगले दौर में इनकी बिडिंग की जाएगी। इन शहरों में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति की जाएगी। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लव जिहाद के खिलाफ उतर आया है। बोर्ड ने मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम समुदाय में ही शादी करने की अपील की जा रही है। यह बोर्ड की एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें मुस्लिम नौजवानों, आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप के लिए एक अपील जारी की गई है। यह बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना धार्मिक रूप से गलत है। शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता।
सकता। जी हाँ, बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो फिर वह जीवन भर गलत करता रहेगा। जी हाँ, बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां दोनों ही गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, ये एक गलत ट्रेंड है। बोर्ड के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इस्लाम की सही तालीम नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बोर्ड ने मुस्लिम धर्म गुरु यानी कि आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप से अपील की है कि हर जगह अपने बच्चों को यही समझाएं कि सिर्फ अपने समुदाय में ही शादी करें। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय में ही शादी करें। आपको बता दें कि हाल के दिनों में लव जिहाद का मामला काफी राजनीति हो गया है। मुस्लिम लड़कों पर गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करके उनका धर्म बदलवाने का आरोप है। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी लाया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश। दोस्तों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए और कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME भी इन्हीं में से एक है। इसके लिए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए देश के अलग अलग जिलों से अलग अलग फसलों को चुना गया है। इसके जरिए किसी भी एक जिले का चयन करके वहां पर किसी एक फसल का उत्पादन बढ़ाकर उस फसल के से संबंधित उद्योग वहां लगाया जाएगा ताकि नए रोजगार उपलब्ध हो सके। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद के कई नेताओं से बात होती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव का चिराग पासवान जैसा हाल हो जाएगा। वहीं जदयू में विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी में कहीं भी कोई विवाद नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। विपक्ष बेशक जदयू को कमजोर होने की बात करता रहता है, लेकिन पार्टी हर दिन मजबूत होती जा रही है। वहीं नीतीश कुमार के PM मटेरियल होने की बात पर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश PM मटेरियल है। यह जदयू NDA का हिस्सा है और NDA के नेता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक मुलाकातों को लेकर तंज कसा है। उपेंद्र कुशवाहा ने बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर ने सलाह दिया होगा, इसलिए वे इधर उधर घूम रहे हैं। यह जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मानना है कि लालू प्रसाद अपनी सेहत को लेकर कभी दिल्ली तो कभी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।